नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, मेरा नाम अवधेश है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूँ। अब रिटायर हो चुका हूँ। उम्र हो गई है, आंखें अब अखबार की पतली लाइनें भी ठीक से नहीं पढ़ पाती और पैरों में अब वो फुर्ती नहीं रही जो कभी रात भर जंगल छान मारने के लिए जरूरी हुआ करती थी। लेकिन जो बात आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ना अखबार में मिलेगी न किसी किताब में। ये बात है उस वक्त की जब मैं यूपी पुलिस में नौकरी करता था। अब रिटायर हुए मुझे पूरे 12 साल हो चुके हैं। मेरे दोनों बेटे अब लखनऊ में नौकरी करते हैं और मैं भी उन्हीं के साथ उनके फ्लैट में रहता हूँ। लेकिन आज भी जब रात में खिड़की के बाहर से ठंडी हवा आती है या कोई कुत्ता जोर जोर से भौंकता है तो मेरी आंखों के सामने वही पुराना मंजर घूम जाता है। वही रात, वही अंधेरा, वही एहसास जो शायद मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। ये बात है सन 1992 की। मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे माधवगढ़ के थाने में पोस्टेड था। अब माधवगढ़ का नाम सुनकर शायद आप में से कुछ झुरझुरी सी आ जाए। अगर आप इधर उधर की लोक कथाएं सुनते हैं तो ये नाम आपके कानों में पड़ा होगा। आज तो वहां थोड़ा विकास हो गया है, पर उस वक्त न ढंग का रोड, न बिजली, न पानी, और रात को तो जैसे खुद अंधेरे का राज होता था। माधवगढ़ नाम का वो इलाका जहां मैं पोस्टेड था उसे गांव भी कह सकते हो और कस्बा भी, क्योंकि वो ना तो पूरी तरह से शहरी था और ना ही पूरी तरह देहात। एक अजीब सा मिश्रण था। वो थाना जहां मैं पोस्टेड था वो भी एक पुरानी हवेली के अंदर बना था। कहा जाता था कि उस हवेली को आज से 100 साल पहले एक ताल्लुकेदार ने बनवाया था और फिर वो एक दिन अचानक गायब हो गया था। कोई कहता था वो भाग गया, कोई कहता था उसे जिन्न पकड़ कर ले गए। लेकिन थाने के पुराने हवलदार कहते थे, साहब इस हवेली में कुछ तो है जो दिखता नहीं पर मौजूद रहता है। मैं भी हंस देता था क्योंकि उस वक्त मैं जवान था, खून गर्म था, डर नाम की चीज से मेरा कोई वास्ता नहीं था। माँ कहती थी, बेटा जब बुरे ख्याल आए तो राम नाम जप लिया कर। पर उस रात राम नाम भी कमजोर पड़ गया था। दिसंबर का महीना था, ठंडी हड्डियों में चुभ रही थी और ऊपर से बिजली गुल। माधवगढ़ में वैसे भी बिजली का कोई भरोसा नहीं था। कभी रहती, कभी ऐसे चली जाती जैसे कोई रूठ गया हो। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। अब आम दिनों में मुझे नाइट ड्यूटी से कोई परहेज नहीं था, पर उस दिन जैसे मन बार बार कह रहा था कि मत जा, कुछ ठीक नहीं है। मैंने अपना खाकी यूनिफॉर्म पहना, टॉर्च निकाली और उस पुराने सरकारी क्वार्टर से निकल पड़ा जो थाने से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर था। क्वार्टर क्या था? एक टूटी सी कोठरी थी जिसे कुछ साल पहले एक पेड़ के नीचे रहने वाला बाबा छोड़ गया था। उसी को पुलिस वालों के रहने के लिए झाड़ पोंछकर ठीक किया गया था। पर रहता मैं वहीं था क्योंकि थाने में सिर्फ 2 कमरे थे, एक इंस्पेक्टर के लिए और दूसरा हवालात के बगल में। रात के करीब 9:45 बजे होंगे। मैंने दरवाजा बंद किया, कमर में बेल्ट कसी और टॉर्च जला ली। बाहर घना कोहरा था, इतना कि हाथ भी सामने ना दिखाई दे। रास्ता एकदम सुनसान था, दोनों ओर झाड़ियां थीं और बीच में मिट्टी का उबड़ खाबड़ रास्ता। जब हवा चलती थी तो पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाजें करती थीं और उन्हीं आवाजों के बीच मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे है। मैं पलट कर देखता तो कुछ नहीं होता, फिर सोचता शायद कोई कुत्ता होगा या मेरा ही वहम, पर मन बार बार कहता कुछ है। जब मैं माधवगढ़ आया था तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, अवधेश बाबू, यहां रात में अगर कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो मत रुकना, सीधे निकल जाना, क्योंकि जो रुक गया वो फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने उन बातों को हंसी में टाल दिया था, पर उस रात जैसे हर बात सच लगने लगी थी। जैसे जैसे मैं थाने के करीब पहुंचा, रास्ता और भी ज्यादा डरावना हो गया। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और ऐसा सन्नाटा जैसे हवा भी डर से सहम गई हो। अब तक रास्ता आधा पार कर चुका था और तभी मेरी टॉर्च की रोशनी आगे किसी पर पड़ी। सफेद कपड़े जैसी कोई चीज झलक गई। मैंने टॉर्च ऊपर की पर कुछ नहीं था। फिर अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने तुरंत पलटकर देखा पर फिर कुछ नहीं। उस रात की ठंड कुछ अलग ही किस्म की थी। हवा की सरसराहट, पेड़ों के बीच से छन कर आती धीमी धीमी सनसनाहट और ऊपर आसमान में टंगी चुप्पी। सब कुछ जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा हो। मैं अब तक कई बार अंधेरी रातों में ड्यूटी पर निकला था, पर उस रात हर मोड़ पर लगता जैसे कोई मेरी हर सांस गिन रहा हो।
मैंने टॉर्च को थोड़ा ऊपर किया। रोशनी के दायरे में सिर्फ कोहरा था, घना गाढ़ा, सांसों तक में समा जाने वाला कोहरा। लेकिन तभी मेरी आंखें एक परछाई पर अटक गईं। कुछ दूर पर एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, या शायद बैठा था, पर उसकी आकृति इतनी स्थिर थी कि लगा जैसे कोई मूर्ति हो। मेरे कदम थोड़े धीमे हो गए। टॉर्च को सीधा उसकी तरफ किया, लेकिन रोशनी उस तक पहुंचने से पहले ही कोहरे में खो जाती थी। मैंने खुद को समझाया, अवधेश, तू पुलिस वाला है, तुझे क्या डर? पर दिल ने धीरे से फुसफुसाया, डर इसी वक्त आता है जब इंसान को खुद पर शक होने लगे। मैंने हिम्मत करके कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ पैरों के नीचे से सूखी घास चरमराती रही। पास पहुंचकर देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पत्थर जिस पर शायद किसी ने सफेद चादर डाल दी थी, या फिर मेरा वहम। मैं पलटा और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। पर अब हर झाड़ी, हर पेड़ मुझे घूरता सा लगने लगा था। कुछ ही देर में मुझे अपने बाएं तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ पर झूला झूल रहा हो। ऐसी आवाज थी जो न तो हवा से बन सकती थी, न किसी जानवर से। मैंने टॉर्च उस दिशा में डाली। कुछ नहीं था, बस वो आवाज थी जैसे कोई आंखों से बचकर खेल रहा हो। अब मेरे मन में फिर वही बात घूमने लगी जो गांव के बूढ़े कह गए थे, सफेद साड़ी में अगर कोई दिखे तो मुड़कर मत देखना। पर डर तो तभी आता है जब कोई दिखे। और अब जैसे आंखें बार बार ढूंढने लगी थी कि वो दिख जाए। और फिर जैसे किस्मत ने मेरी बात सुन ली। मैंने देखा, मेरे सामने एक पतली सी पगडंडी थी जो मुख्य रास्ते से अलग जाती थी। उसी पगडंडी पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, और वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी और उसके बाल हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, पर उसका शरीर एकदम स्थिर था, एक भी हरकत नहीं। मैंने टॉर्च नीचे कर ली। दिल की धड़कनें अब जोरों से सुनाई दे रही थी। एक हिस्सा कह रहा था, वापस चला जा। दूसरा हिस्सा कह रहा था, तू पुलिस वाला है, ड्यूटी से भागेगा। मैं वहीं खड़ा रहा कुछ देर तक, जैसे वक्त थम गया हो। फिर वो औरत धीरे धीरे चलने लगी, उसी पगडंडी पर आगे की तरफ। एकाएक मेरे कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। मैं नहीं चाहता था जाना, पर मैं चल रहा था। वो औरत पगडंडी के आखिरी मोड़ पर पहुंची और अचानक रुक गई। अब वो वहीं खड़ी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी को उसके पास डालना चाहा, पर रोशनी जैसे उसकी पीठ से टकराकर लौट आती थी। और फिर उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ गर्दन, इतनी धीरे और इतनी अननेचुरल तरह से कि मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। उसका चेहरा नहीं दिखा, बस गर्दन का मुड़ना देखा, पर इतना ही काफी था। मैंने खुद को वहीं रोक लिया, पर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर वापस चलने की कोशिश की, एक ठंडी सांस मेरे कान के पास आकर रुक गई, जैसे किसी ने धीरे से फूंक मारी हो। मैं जड़ हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था। फिर एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, रुके क्यों अवधेश? मैंने तुरंत पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर अब वो औरत भी गायब थी। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, बस वही कोहरा, वही सन्नाटा और मेरी तेज होती सांसें। मैंने भागना चाहा, लेकिन पैर उठ ही नहीं पा रहे थे। और तभी मेरे सामने रास्ते के बीचों बीच कुछ पड़ा दिखाई दिया, जैसे कोई भारी चीज रखी हो। मैंने धीरे धीरे टॉर्च आगे बढ़ाई। वह एक लकड़ी का संदूक था, ठीक वैसा ही संदूक जैसा किसी ने कहानी में सुनाया था। पुराना, भारी और बंद। उस पर लाल रंग के छींटे थे, कुछ धब्बे सूख चुके थे, कुछ जैसे ताजे हों। मेरा शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन हाथ खुद ब खुद उस संदूक की ओर बढ़ा। संदूक का ढक्कन थोड़ा खुला था, बस इतना कि कोई चाहकर देख न सके और अनचाहे में कुछ दिख जाए। मैंने हिम्मत करके ढक्कन को थोड़ा ऊपर किया। उसकी अंदरूनी अंधेरे में मेरी टॉर्च की रोशनी टकराई, और फिर जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं उस संदूक से झटके से पीछे हट गया, पर तभी मेरे पीछे से वही धीमी फुसफुसाहट फिर आई। अब तो देख ही लिया। मैं पलटा और इस बार वो मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल पास। उसका चेहरा धुंध में ढका था, और उसकी आंखें, वो लाल आंखें, धुंध को चीरती हुई मेरी आंखों में घुस गई थी। वो मुस्कुराई नहीं, बस देखती रही। मैंने पीछे हटना चाहा, पर पैर जैसे मिट्टी में धंसे हुए थे। और फिर उसने धीरे से कहा, अब चल अवधेश, तेरा रास्ता यही है। उसकी आवाज जैसे किसी गहरी खाई से निकलती हो। और तभी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। पूरा काला अंधेरा हो गया
ऐसा अंधेरा जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूला पाया। ना जेल की कोठरी का, ना जंगल की रात का। ये जो उस रात मेरे चारों तरफ फैला था वो कोई मामूली अंधेरा नहीं था, जैसे कोई परछाई मुझे निगल रही हो। टॉर्च बुझ चुकी थी। मैं एक हाथ में बैटन थामे सांस रोके बस खड़ा था। कितनी देर तक मुझे नहीं पता। वक्त जैसे वहीं थम गया था और फिर एकदम से वो ठंडी सांस फिर से मेरे कान के पास आकर सिसकारी सी छोड़ती है। डर लग रहा है ना अवधेश? उसकी आवाज जैसे किसी गहरी दरार के अंदर से आ रही हो, ना महिला जैसी ना मर्द जैसी, एकदम सूखी, एकदम सपाट, जैसे कोई चीज इंसानी आवाज की नकल कर रही हो। मैंने डर के मारे आंखें भींच ली। मन में एक ही बात चल रही थी, राम 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 राम। अब बस निकाल दो भगवान। निकल जाऊं तो जिंदगी भर मंदिर में चप्पलें साफ करूंगा। तभी मेरे हाथ में कुछ गीला सा महसूस हुआ। नीचे देखा तो बैटन की मूठ खून से भीगी हुई थी। मैं हड़बड़ाकर पीछे हट गया, लेकिन पीछे क्या था? वहीं संदूक पड़ा हुआ था, खुला हुआ, और अब उसकी भीतर से भी कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उस अंधेरे में मुझे कुछ और भी दिखा। संदूक के किनारे से जैसे किसी के बाल लटक रहे हों। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। हाँ, वो बाल ही थे, लंबे, गीले और उलझे हुए। अब तक मेरा शरीर अकड़ चुका था। आवाज तो दूर, मैं सांस तक ठीक से नहीं ले पा रहा था। और तभी पीछे से उसकी आवाज फिर आई, तू भी सोच रहा होगा ना कि क्यों तुझे चुना, क्यों तू? मैं पलटा। इस बार वो बहुत पास थी, इतनी पास कि उसकी सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा था, आधा जल चुका, आधा सड़ा हुआ। आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे, जिनके अंदर से जैसे कोई और देख रहा हो। उसने धीरे से अपने सड़े हुए हाथ से मेरी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे पूरे बदन में किसी ने कील ठोक दी हो। और फिर उसने कहा, तू थाने जा रहा था ना, चल मैं भी चलती हूं, वहां भी तो मेरा हिस्सा बाकी है। उसी पल अचानक दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर एक और। शायद कहीं पास में गांव के कुत्ते दौड़ते हुए आ रहे थे। गर्दन झटके से मुड़ी, जैसे किसी शिकारी की जो खतरे की आहट पर चौकन्ना हो जाता है। मैंने उसी लम्हे में एक जोर का धक्का मारा और जैसे तैसे पीछे हटकर दौड़ लगा दी। मैं नहीं जानता उस वक्त कितनी ताकत कहां से आई, पर मैं भागता रहा, झाड़ियों को धकेलता, कांटों से टकराता, घुटनों तक कीचड़ में ढंसता। मैं बस भाग रहा था। एक ही नाम जुबान पर था, राम 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 राम। रास्ता लंबा था और अंधेरा अब भी पीछा कर रहा था। पीछे से उसकी हंसी की आवाजें, धीमी मगर साफ, जैसे वो मेरे आसपास ही दौड़ रही हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ता रहा। कितनी देर नहीं पता। जब होश आया तो मैं थाने के बाहर गिरा पड़ा था। चौकीदार दौड़ा दौड़ा आया, अवधेश साहब क्या हो गया? मैं कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ हाँफ रहा था, कांप रहा था। उन्होंने मुझे अंदर ले जाकर बिठाया, पानी दिया। थाने के बाकी सिपाही भी इकट्ठा हो गए। मेरे होंठ सूख चुके थे, लेकिन जैसे तैसे मैंने कहा, संदूक, वो औरत, जंगल की तरफ। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चौकीदार रामसेवक ने कहा, फिर दिख गई? मैं चौंका। फिर? मतलब तुम लोग जानते थे? उसने सिर झुका लिया। साहब, यहां कई सालों से यही होता आया है। जो भी नाइट ड्यूटी में अकेला उस रास्ते से आता है, कभी न कभी उससे सामना हो ही जाता है। मैंने कहा, तो बताया क्यों नहीं? रामसेवक बोला, साहब, बताने से क्या होता? ये चीज तब तक कुछ नहीं करती जब तक आप उसे देख न लें, और आज आपने देख लिया। थाने में सन्नाटा छा गया। मैंने थरथराती आवाज में पूछा, कौन है वो? रामसेवक धीरे से बोला, उसका नाम अब कोई नहीं लेता साहब, लेकिन कहते हैं कभी यहां एक औरत रहती थी, थाने के सामने वाले गांव में। गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो मुझे बिना जाने मारेगा मैं उसे बिना बताए निगल जाऊंगी। मैंने पूछा, और संदूक? उसने कहा, हर बार वो संदूक वहीं रखा मिलता है, हर बार अलग शक्ल में, पर अंदर हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आदमी बदल जाता है। मैंने सिर्फ चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन मुझे अब समझ आ गया था, जो मैंने देखा वो कोई भूत नहीं था, वो एक इंतजार था, सालों पुराना इंतजार, जो हर उस इंसान को बुलाता है जो अंधेरे में अकेला चलता है। उस रात मैं जिंदा बच गया, पर मेरे साथ कुछ रह गया,
एक साया जो अब मेरी परछाई में भी सांस लेता है। उस रात के बाद से बहुत कुछ बदल गया था। थाने का हर कोना अब जैसे मुझे घूरने लगा था। जो कमरे पहले बस खाकी फाइलों की महक से भरे होते थे, वहां अब रात होते ही एक सन्नाटा उतर आता। ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ मेरी अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती। मैं जानता था अब ये डर मेरे साथ आ चुका है। बाहर से मैं अब भी वही अवधेश था, सख्त अनुशासन में रहने वाला और जिम्मेदारी के नाम पर जान देने को तैयार। पर अंदर से अब कुछ और था। वो साया अब मेरे साथ रहने लगा था। पहली बार जब मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया तो खिड़की के पास खड़ा था। बाहर देखा, एक सूखा सा नीम का पेड़ हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो या किसी ने झूला बांध दिया हो। मैंने नजरें फेर ली। अगली रात मेरी ड्यूटी नहीं थी, पर फिर भी नींद नहीं आई। किसी ने कहा, नींद नहीं आए तो बिस्सी पी लो, पर मैं जानता था अब नींद का सवाल ही नहीं। हर बार आंख बंद करता तो वही संदूक सामने आ जाता। कभी वो खुलता हुआ दिखता, कभी उसके अंदर से दो आंखें मुझे घूरती। कभी वो औरत सामने आकर कहती, अब तो देखा है ना मुझे, अब क्यों मुंह मोड़ रहा है। रात के करीब 2:30 बजे मैं बाहर निकल आया। थाने के बरामदे में कुर्सी पर बैठा एक बीड़ी सुलगाई। तभी सिपाही भूरा यादव आ गया। भूरा मेरे साथ ही पोस्टेड था। जवान लड़का, जोश में भरपूर, डर से कोसों दूर। मुझे देखकर बोला, साहब आज की रात तो चुपचाप बैठी है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो मैंने कभी खुद में देखी थी। उस रात से पहले मैं कुछ बोला नहीं। वो खुद ही बड़बड़ाता रहा, साहब गांव के लोग बड़ी बातें करते हैं। क्या सच में आपने कुछ देखा था उस रात? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर सिर झुका लिया। जो देखा वो ना तुम समझ पाओगे और ना मैं समझा पाऊंगा। मैंने बस इतना ही कहा, पर भूरा हंस पड़ा। अरे साहब, डर तो तब लगे जब साया पकड़ के ले जाए। वैसे आज मेरी नाइट है, चलूं? मैंने उसे रोकना चाहा। भूरा, एक बात सुन। जी साहब, आज रास्ता बदल देना। जो छोटा रास्ता है ना कुएं के पास से, उस पर मत जाना। उसने फिर हंसते हुए सलाम ठोका। अरे साहब, डर गए क्या? मैं तो रोज वहीं से जाता हूं, आज भी जाऊंगा। देखिएगा, सुबह सबसे पहले वहीं पहुंचूंगा। और फिर वो चला गया। मैं वहीं बैठा रहा। बीड़ी बुझ चुकी थी और अंदर कहीं एक हुक सी उठी, जैसे कोई मेरे सीने में हल्का सा कांटा चुभा गया हो। सुबह 4 बजे की ड्यूटी खत्म होने को आई, लेकिन भूरा नहीं लौटा। थाने के बाकी लोग आने लगे, चाय बनने लगी, पर भूरा नहीं आया। मैंने सिपाही लक्ष्मण को कहा, जा देख कहां है। लक्ष्मण चला गया। करीब 20 मिनट बाद जब लौटा तो उसकी सांस फूल रही थी। साहब, भूरा क्या हुआ? साहब, वो कुएं के पास पड़ा है। जिंदा है? मैंने झट से पूछा। पता नहीं साहब, आंखें खुली हैं, लेकिन जैसे कुछ देख रहा हो जो दिख नहीं रहा। मैं तुरंत उठा और अपनी टॉर्च डंडा लेकर उस रास्ते पर चल पड़ा। जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो भूरा जमीन पर बैठा था। आंखें फटी हुई, सांसें चल रही थीं, पर होश गायब। उसकी आंखें सिर्फ एक दिशा में टिकी थीं, कुएं के मुंडेर की तरफ। मैंने देखा, वहां कुछ नहीं था, पर भूरा जैसे वहीं अटक गया था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी पीठ थपथपाई। भूरा, भूरा क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोला, बस एक बार धीरे से होंठ हिले। वो वहीं बैठी है साहब। मैंने देखा, वहां कुछ भी नहीं। कौन? मैंने पूछा। उसने कांपती आवाज में कहा, वो उसी संदूक वाली। तूने कुछ देखा क्या? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। मैं कुएं के पास से जा रहा था। अंधेरे में कुछ पड़ा दिखा, जैसे किसी ने चादर ओढ़ रखी हो। मैं पास गया, पूछा, कौन है? चुपचाप। फिर चादर हटी और वही चेहरा, आधा जला, सड़ी हुई खाल। उसने कहा, अब तू भी देख चुका है। उसके बाद? मैंने पूछा। भूरा थरथराने लगा। उसके बाद मैं कुछ समझ नहीं पाया साहब। मुझे लगा मेरी आंखें वहीं जम गई हैं, जैसे किसी ने मेरी आत्मा बाहर खींच ली हो। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और बाकी सिपाहियों की मदद से थाने ले आया। डॉक्टर को बुलाया गया। भूरा अब भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा, कोई बहुत बड़ा मानसिक झटका लगा है। अगले 2 दिन भूरा कुछ नहीं बोला। फिर तीसरे दिन सुबह उसके होश में आने की खबर मिली। मैं उसके पास गया। वो मुझे देखकर चुपचाप बैठा रहा। मैंने पास जाकर पूछा, कैसा लग रहा है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीमे से कहा, साहब, क्या मैं यहां से ट्रांसफर ले सकता हूं? मैं समझ गया।
कुछ सवाल बेकार होते हैं। मैंने बस उसकी पीठ थपथपाई। मैं तेरी फाइल खुद ऊपर भिजवा दूंगा। उस रात जब मैं थाने में अकेला था तो पुराने रिकॉर्ड निकाल कर बैठ गया। मैंने पिछले 10 सालों के स्टाफ की लिस्ट देखी। कम से कम 5 लोगों ने ड्यूटी के दौरान ऐसी ही किसी अजीब बात का जिक्र किया था। किसी ने लिखा, सफेद कपड़े वाली कोई औरत दिखाई दी। किसी ने लिखा, रात के एक ही वक्त पर कुएं के पास अजीब साया दिखता है। पर हर बार रिपोर्ट अधूरी छोड़ दी गई, शायद डर के मारे या आदेश के अभाव में। लेकिन एक बात साफ थी, ये जो कुछ भी था सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था। ये कुछ था जो हर उस शख्स को अपने पास बुला रहा था जो उस पुराने रास्ते से गुजरता था, अकेला, अंधेरे में, और सबसे जरूरी जो उसकी तरफ देखने की गलती करता था। अब मुझे यकीन हो चला था वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक इंतजार थी जो सबके मन की परछाई में घुस जाती थी। भूरा यादव के जाने के बाद थाने में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। सभी सिपाही अपनी ड्यूटी करते थे, पर जैसे हर किसी की नजरें अब एक दूसरे से कुछ छुपा रही थी। शब्द कम हो गए थे और मन के भीतर कुछ घुसपैठ सी हो गई थी। वो डर जो अब तक सिर्फ किस्सों में था, अब हम सबके दरमियान सांसें लेने लगा था। मैं खुद भी अब चैन से नहीं सो पा रहा था। रात भर जागता रहता, खिड़की के बाहर अंधेरे में ताकता, जैसे हर रात कोई चेहरा, कोई साया, कोई परछाई मेरा इंतजार कर रही हो। 3 दिन ऐसे ही गुजर चुके थे। एक दिन सुबह सुबह गांव का एक बूढ़ा आदमी थाने आया, चौधरी हरिप्रसाद। कहने को तो रिटायर्ड पटवारी था, लेकिन गांव में उसकी बात को आज भी वजन से सुना जाता था। उसके साथ उसका पोता भी था, छोटा सा लड़का जो हाथ में दूध का लोटा लिए खड़ा था। मैंने उसे अंदर बुलाया। अवधेश बेटा, वो अपनी कांपती आवाज में बोला, तू कुछ पूछना चाहता है ना? पूछ ले। मैं चौंका। आपको कैसे पता? वो मुस्कुराया। जिसने देखा है वो पहचान लेता है। तेरे चेहरे पर वो डर दिख रहा है जो आज से 30 साल पहले एक और आदमी के चेहरे पर दिखा था। मैं थोड़ा झुककर बोला, आप जानते हैं उस औरत के बारे में? वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, उसका नाम चंपा था। मैंने चौधरी हरिप्रसाद को बगल के कमरे में ले जाकर कुर्सी दी। वो बैठा और धीरे धीरे बोलने लगा। चंपा इस गांव की नहीं थी। वो गांव के बाहर के जंगल में नील गांव के रास्ते पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। कोई नहीं जानता था उसका घर कहाँ है, कौन उसका आदमी था। बस लोग कहते थे वो झाड़ फूंक करती थी। औरतें अपनी बीमार औलादों को, लोग अपनी बुरी किस्मत को ठीक कराने के लिए उसके पास जाते थे। तो वो तांत्रिक थी? मैंने पूछा। शायद थी या शायद नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ? एक साल बारिश बहुत कम हुई थी। गांव में अकाल सा पड़ गया। फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे। गांव वालों ने फैसला किया कि यह सब चंपा की वजह से हो रहा है। किसी ने कहा उसने काला जादू कर रखा है, किसी ने कहा वो डायन है। और फिर एक रात गांव के आदमियों ने मिलकर उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। मैं एक पल के लिए ठहर गया। क्या वो मर गई? चौधरी हरिप्रसाद ने धीरे से सिर हिलाया। मर तो गई, लेकिन जलकर नहीं। जब गांव वाले पहुंचे तो देखा वो झोपड़ी में नहीं थी, पर कुएं के पास उसका संदूक और एक केतली रखी मिली। और उसी दिन से क्या, हर बरस दिसंबर की रातों में कोई ना कोई अकेला आदमी उस रास्ते से जाता है तो वापस कुछ और होकर लौटता है। संदूक? मैंने पूछा। वो संदूक अब एक साया बन गया है। किसी को नहीं पता उसमें क्या होता है, पर जिसने भी उसके अंदर झांका उसकी जिंदगी बदल गई। मैंने कहा, तो चंपा अब आत्मा बन चुकी है? वो धीमे से मुस्कुराया। नहीं बेटा, आत्मा होती तो मुक्त हो जाती। ये कुछ और है, एक इंतजार, एक बदला जिसने उसे बिना समझे जला दिया। अब वो हर इंसान को खुद से मिलवाना चाहती है। मैं देर तक चुप रहा, फिर पूछा, कोई रास्ता है इससे छुटकारा पाने का? हरिप्रसाद ने सिर हिलाया। एक ही रास्ता है, उसकी बात सुनी जाए, वो क्या चाहती है ये समझा जाए। पर कोई आज तक उसका नाम तक लेने से डरता है। और अगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार हो तो शायद वो बता दे कि उसकी पीड़ा क्या है। मैंने सोच में डूबकर कहा, मैं उससे बात करूंगा। हरिप्रसाद की आंखों में एक डर तैर गया। अवधेश, यह खेल नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। मैं रोज उस डर को जी रहा हूं, अब और नहीं। उस रात मैंने अकेले ही वही रास्ता चुना, वही रास्ता जहां संदूक दिखा था, जहां वो चेहरा सामने आया था। रात के करीब 2 बजे होंगे।
कोहरा फिर घना था। मैं उस जगह पहुंचा जहां पहली बार संदूक देखा था। वहां कुछ नहीं था, बस सन्नाटा। मैंने चिल्लाकर कहा, चंपा। कोई जवाब नहीं। मैं जानना चाहता हूं तुम कौन थी। हवा अचानक तेज चलने लगी, झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। मैंने फिर आवाज लगाई, तुम मुझसे क्या चाहती हो? और फिर मेरी टॉर्च अपने आप जल गई। उसकी रोशनी सीधी कुएं के मुंडेर पर पड़ी। वहां वो बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। मैंने डर को निगलकर कहा, मुझे सच जानना है। वो उठी, धीरे धीरे चलती हुई मेरी ओर आई, जैसे हवा खुद रास्ता बना रही हो उसके लिए। फिर वो मेरे सामने आकर रुकी। चेहरा अभी भी नहीं दिखा। उसने धीरे से एक केतली मेरी तरफ बढ़ाई। इसमें क्या है? मैंने पूछा। उसने कहा, जो मेरी किस्मत में था वही तेरी किस्मत में भी होगा। फिर एक तेज चीख, चारों तरफ अंधेरा, सारी दिशा जैसे गूंजने लगी उस चीख से। मैं गिर गया और जब उठकर देखा तो संदूक मेरे सामने रखा था और वो गायब। मैं उस रात वहीं बैठा रहा। सिर के ऊपर आसमान में तारे गायब थे, बादल गहरा चुके थे और नीचे धरती पर मेरे सामने रखा था वो संदूक। वही संदूक जिसे मैंने पहली बार उस रात देखा था और जिसकी मौजूदगी से मेरी जिंदगी अब तक बदल चुकी थी। उस संदूक के आसपास कोई हलचल नहीं थी, ना कोई परछाई, ना कोई आहट, ना कोई सांस। लेकिन उसके होने से ही एक अजीब किस्म का बोझ मेरे सीने पर चढ़ा था, जैसे कुछ खींच रहा हो अंदर तक। मैंने अपने कांपते हाथों से उसकी पकड़ को टटोला। संदूक के चारों कोनों पर फिर वही धब्बे थे, लाल, गाढ़े, ताजे या सूखे। ये तय करना मुश्किल था। टॉर्च की रोशनी में उन धब्बों को देखकर मेरे गले से खुद ब खुद निगलने की आवाज निकली। अब ये डर जैसा नहीं रहा था। अब ये सवाल बन चुका था, क्या है इसमें? क्यों मुझे यह दिखाया जा रहा है बार बार? मैंने संदूक के ऊपर हाथ रखा। वो ठंडा था, जैसे किसी लाश की खाल। राम नाम, मन में यही बुदबुदाते हुए मैं धीरे से उसका ढक्कन उठाने लगा। ढक्कन जरा सा हिला और फिर अपने आप पूरा खुल गया। मेरे सामने अंधेरा था, पर उस अंधेरे के भीतर कुछ था। मैंने धीरे से टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब रोशनी भीतर पूरी तरह फैली तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। संदूक के अंदर पड़ी थी एक पुरानी सड़ी हुई डायरी। उसके ऊपर खून के छींटे थे और उसके नीचे रखी थी एक टूटी हुई काली कांच की चूड़ियों की जोड़ी और एक पायल, जो अब भी हल्की हल्की खनक रही थी, जबकि हवा भी थमी हुई थी। मैंने उस डायरी को कांपते हाथों से उठाया। कवर पर नाम लिखा था, चंपा। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, संदूक को सामने रखकर उस डायरी को खोलने लगा। पहला पन्ना, 12 अगस्त 1963। आज फिर गांव की औरतें आई थीं। एक की बेटी बुखार में जल रही थी। मैंने नीम का पत्ता उबाल कर दिया, चली गई। पर जाते वक्त एक ने कहा, तू अगर सच में हमें ठीक कर सकती है तो बारिश क्यों नहीं ला रही? मैं मुस्कुराई, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। क्या अब सब मुझसे ही उम्मीद रखेंगे? क्या मैं अब औरत नहीं, सिर्फ एक मंत्र हूं? दूसरा पन्ना, 1 सितंबर 1963। आज गांव में एक आदमी ने मुझे गालियां दी। कहा, डायन है ये। मेरी फसलें इसी के कारण सूखी हैं। सब मुझे देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बस ठीक करना चाहती हूं सबको। तीसरा पन्ना, 15 सितंबर। आज पहली बार मौत का डर लगा। वो सब मुझे घेर कर आए थे। मैं बच गई, लेकिन कब तक? मैंने एक संदूक तैयार किया है। इसमें मेरी सबसे कीमती चीजें रखती हैं, मेरी चूड़ियां, मेरी पायल और ये डायरी। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं वापस आऊंगी। हर साल, हर बार जब बारिश ना होगी, जब लोग किसी को दोष देंगे, मैं लौटूंगी। मेरे हाथ से डायरी गिर पड़ी। पायल अब भी खनक रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं, तुझसे दूर नहीं। मैंने संदूक को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अब बंद नहीं हो रहा था। जैसे वो कह रहा हो, अब जब जान लिया है तो सब जान ले। फिर अचानक मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं पलटा। वो खड़ी थी। अब की बार उसका चेहरा पूरा दिख रहा था, ना सड़ा हुआ, ना जला हुआ, बस एक थकी हुई, गहरी आंखों वाली औरत, जो बरसों तक एक नाम का बोझ ढोती रही, डायन। उसने कहा, तूने देख लिया ना? मैं कुछ नहीं बोल पाया। उसने फिर कहा, अब मुझे मत रोक, मैं सिर्फ उन्हें दिखाती हूं जो देखने की हिम्मत रखते हैं। मैंने धीमे से पूछा,
अब तू क्या चाहती है? उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। उसने कहा, सिर्फ सच, ताकि जब अगली बार कोई और औरत जले तो उसके लिए भी कोई पूछे क्यों। अचानक हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली, टॉर्च बुझ गई, संदूक अपने आप बंद हो गया और जब मैंने फिर आंखें खोली वो जा चुकी थी। बस वो डायरी अब भी मेरे पास थी और संदूक वो जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह मैंने थाने में सबको बुलाया, सब सिपाही, गांव का प्रधान, पटवारी, सभी। मैंने वो डायरी सबके सामने रखी। कुछ ने पढ़ा, कुछ ने बस सुना। सबकी आंखें झुकी रहीं। गांव की तरफ से एक निर्णय लिया गया, चंपा का नाम साफ किया जाएगा। गांव के बाहर एक स्मृति चिन्ह बनेगा ताकि जो हुआ वो दोबारा ना हो। पर एक बात मैं जानता हूं, उसकी आत्मा अब भी वहीं कहीं है। वो अब भटकती नहीं, बस देखती है कि अब कोई और चंपा ना बन जाए। और वो संदूक वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक कोई उसे फिर से बंद करने की जिम्मेदारी ना ले। उस दिन के बाद से मैंने थाने की दीवारों को अलग नजरों से देखना शुरू कर दिया। कहीं कोई दरार दिखे तो लगता शायद वो यहीं से झांकती है, कहीं कोई पुराना दाग हो तो लगता उसकी किसी बीती चीख का निशान है। मैं अवधेश, एक वर्दी वाला आदमी जिसने कभी खून देखकर भी माथे की सिकुड़न नहीं बदली, अब रात को अकेला सोने से डरने लगा था। वो डायरी अब भी मेरे पास थी। मैंने उसे थाने की तिजोरी में रखवा दिया था, पर न जाने क्यों उसकी मौजूदगी हर वक्त मेरे कंधे पर बोझ बनकर टिकी रहती। हर रात जब थाने की बत्तियां बुझती और स्टाफ अपने अपने बिस्तर में होता, मैं अकेले चौकी के बरामदे में बैठा रहता, कान लगाए कि कहीं वो आवाज फिर ना आ जाए। एक रात की बात है, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था। हवा बिल्कुल बंद थी, चारों तरफ चुप्पी, ऐसी जैसे जमीन खुद सांस लेना भूल गई हो। और तभी मेरे सामने वाली दीवार पर मेरी परछाई के साथ एक और परछाई उभर आई। मैंने चौंक कर देखा, एकदम वैसी ही जैसे किसी औरत की परछाई हो, लंबे बाल, झुकी हुई कमर और एक हाथ में कुछ थामे हुए। पर मैं तो अकेला था उस वक्त। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और चारों ओर रोशनी डाली। कोई नहीं था, पर परछाई अब भी थी। और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ, अब वो मुझ में समा चुकी है। अब वो बाहर नहीं, अंदर है। अगली सुबह मैं गांव गया, उस छोटे से मंदिर के पास जहां गांव की सबसे बुजुर्ग औरत रहती थी, दादी मंगलो। कहते थे मंगलो दादी कभी चंपा की सहेली थी। मैंने उन्हें प्रणाम किया और सब कुछ बताया, डायरी, संदूक, उसकी आत्मा, सब। दादी की आंखें बंद हो गईं। वो देर तक कुछ बुदबुदाती रहीं, फिर बोली, बेटा तू उसे छोड़ नहीं सकता। अब जब कोई मरे हुए की बात सुन लेता है तो वो जिंदा में कुछ छोड़ जाता है। मैंने पूछा, क्यों मेरे साथ? क्योंकि तूने देखा है, सुना है, समझा है और अब तू ही उसकी कहानी पूरा करेगा। कैसे? दादी ने एक लकड़ी की डिब्बी निकाली जिसमें कुछ सूखे फूल, एक नीले रंग का धागा और कुछ भस्म रखी थी। इसमें उसकी आखिरी पहचान है। ये भस्म उसकी झोपड़ी से बची थी जहां उसे जलाया गया। और ये नीला धागा उसकी बहन ने कभी उसकी कलाई पर बांधा था, तब जब उसे गांव से निकाल दिया गया था। तू ये सब उसकी जगह तक पहुंचा दे जहां वो आखिरी बार दिखी थी। मैंने पूछा, और उसके बाद? दादी ने धीमे से कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो वो तुझे आजाद कर देगी। अगली रात मैंने अकेले ही उस जगह जाने का फैसला किया जहां वो संदूक पहली बार देखा था। वही सूनी झाड़ियों से घिरी कुएं के किनारे वाली जगह। मैंने साथ में वो डिब्बी ली, एक लाल कपड़े में बांधकर अपने थैले में रख ली। रात के करीब 1:30 थे। मैं उस जगह पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था, कोहरा, ठंड, सन्नाटा। मैंने लाल कपड़ा खोला और धीरे धीरे वो सूखे फूल, धागा और भस्म उस कुएं के किनारे रख दिए। फिर जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन यही दोहराता रहा, जो दर्द तुझ पर बीता वो अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे कह। करीब 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा चलने लगी, तेज, बहुत तेज। कुएं से एक अजीब सी गंध उठने लगी, जैसे जले हुए कपड़े और मिट्टी की मिली जुली गंध। मैंने आंखें खोली और सामने देखा वो खड़ी थी, पर इस बार वो औरत नहीं थी, ना साड़ी ना बाल, बस एक धुंधली नीली रोशनी की परछाई, जैसे धुएं की कोई मूर्ति। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ बढ़ी और मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श न ठंडा था न गर्म, बस ऐसा जैसे हवा खुद मुझे छू रही हो। फिर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरी
और वो धुंध टूटकर आसमान की ओर उड़ गई। मैं वहीं बैठा रह गया। अगली सुबह जब मैं वापस थाने आया तो सब कुछ जैसे सामान्य था, पर मेरे अंदर कुछ खाली हो चुका था, जैसे एक बोझ उतर गया हो। पर दिल में एक बात बैठ गई थी, कभी कभी कुछ आत्माएं शांति नहीं चाहती, वो बस सुने जाने की मांग करती हैं, और जब कोई उन्हें सुन लेता है, समझ लेता है, तो वो भटकना छोड़ देती हैं। पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब मैं थाने में था तो फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक कांस्टेबल की आवाज थी, साहब, नई चौकी में एक अजीब केस आया है। क्या? किसी ने देखा है एक औरत सफेद साड़ी में कुएं के पास। मैंने फोन धीरे से काट दिया, फिर खिड़की से बाहर देखा। मेरी परछाई अब अकेली थी, लेकिन बहुत दूर, जैसे कोई दूसरी परछाई मेरी तरफ देख रही हो। कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी जहां चंपा की आत्मा की बेचैनी, उसका इंतजार और उसका बदला सब खत्म हो चुका था, या शायद मैं ऐसा मान बैठा था। मैंने उसकी डायरी गांव के मंदिर के सामने एक छोटी समाधि बनवाकर दफन कर दी थी। गांव वालों ने पहली बार चंपा का नाम लिया, उसे इंसान माना और उसकी आत्मा को शांति की कामना के साथ विदा किया। पर असल कहानी वहीं से शुरू हुई, क्योंकि जब कोई आग बुझती है तब उसकी राख सबसे ज्यादा गर्म होती है। उस दिन के बाद कुछ दिन सामान्य रहे। थाना, गांव सब अपनी रफ्तार में चलने लगा। पर फिर एक रात जब मैं ऑफिस के पुराने फाइलिंग रूम में कुछ पुराने केसों को उलट पलट रहा था, तो मेरी नजर एक पतली सी भूरे रंग की फाइल पर पड़ी। उस पर लिखा था, घटना विवरण चंपा 1963। मैं चौंका। ये फाइल तो कभी मेरे सामने नहीं आई थी। मैंने धीरे से उसे उठाया, झाड़ा और खोला। पहला पन्ना, गांव नीलगांव से सटे जंगल में रहने वाली महिला चंपा पर काला जादू करने का आरोप। फैसला, ग्रामीणों द्वारा स्वयं निपटान, जांच कोई नहीं। दिनांक 23 सितंबर 1963। दर्ज करने वाला अधिकारी एसआई रामलाल यादव। रामलाल यादव, नाम सुना सुना सा लगा। मैंने और पन्ने पलटे, उनमें गांव के कुछ लोगों के बयान थे। उसने मेरी बेटी को ताव दिलाया। उसके घर से अजीब धुआं निकलता है। रात को पेड़ के नीचे कोई हंसी आती थी। सब बातें, सब आरोप, पर एक भी सबूत नहीं। और फिर एक आखिरी पन्ना, उस पर सिर्फ 2 नाम थे, रामलाल यादव, बाबूलाल सिंह, और नीचे लिखा था, कार्रवाई से पहले पुष्टि की आवश्यकता नहीं, आदेश मौखिक रूप से ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए। मैं समझ गया, चंपा को जलाने का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खाकी खुद थी। मेरे ही विभाग ने, मेरे जैसे किसी ने उस औरत को बिना अपराध के सजा दी थी। मैं ठंडे पसीने में भीग गया। क्या मेरी नौकरी की इमारत ऐसे ही अनदेखे फैसलों की नींव पर टिकी थी? मैंने उसी वक्त ये जानने की ठानी कि रामलाल यादव अब कहाँ है। थोड़ी पूछताछ से पता चला वो अब रिटायर हो चुका है और पास के ही शहर में अपने बेटे के साथ रहता है। मैंने एक दोपहर सीधे उसके घर का रास्ता पकड़ लिया। दरवाजा उसकी बहू ने खोला। जी बाबूजी आराम कर रहे हैं। आप कौन? पुलिस से हूं, अवधेश नाम है। पुराने केस के बारे में कुछ पूछना था। वो कुछ झिझकी, फिर मुझे अंदर ले गई। रामलाल यादव अब बूढ़ा हो चुका था। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में एक वीरानी सी छाई हुई थी। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सिर हिलाया। चंपा को जानते हैं? मैंने सीधा पूछा। उनके चेहरे की मांसपेशियां एकाएक सख्त हो गईं। तू क्यों पूछ रहा है ये सब? उनकी आवाज कांपने लगी, क्योंकि वो अब भी माफ नहीं कर सकी है। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हाथों से गिलास उठाया, पर पानी गिर गया। वो अब भी है? उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने खुद देखा था। मैंने कहा, वो तो अब शांत हो चुकी है, पर जो उसे जलाने के पीछे थे वो अब सामने आने लगे हैं। मैंने सिर्फ आदेश माने थे। ग्राम प्रधान बाबूलाल ने कहा था। गांव डरा हुआ था। मुझे क्या पता था वो सही थी। मैं चुप रहा। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो अब भी आती है, सपने में चिल्लाती है, मेरी खाल खींचती है, मुझे जलते हुए दिखाती है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उठा और बाहर निकल आया। रास्ते में बाबूलाल सिंह के बारे में पता किया। वो अब इस दुनिया में नहीं था, पर गांव में उसके बेटे वीरेंद्र सिंह का रसूख आज भी बरकरार था। मैंने ठान लिया, अब बात वहीं खत्म नहीं होगी जब तक जिन्होंने उस आग को जलाया था उनके नाम सबके सामने नहीं आते। चंपा की आत्मा सच्चे मायनों में मुक्त नहीं हो सकती। अगली रात थाने में बिजली चली गई। मैं अपने कमरे में बैठा था।
मोमबत्ती जला रखी थी और फिर सामने दीवार पर वही परछाई फिर उभरी, पर इस बार वो मेरी नहीं थी, वो एक आदमी की थी, सिर झुका हुआ, कंधे झुके हुए, और उसकी परछाई के पीछे से वो औरत उभरी, फिर वही साड़ी, वही बाल, वही आंखें, और उसने धीमे से कहा, अब तू जानता है, पर क्या तू बताएगा? मैंने सर झुका लिया। हाँ, अब वक्त आ गया है, क्योंकि मैं जान चुका था जो उसे जलाए थे उनका हिसाब अब शुरू होना चाहिए। गांव के लोग अब धीरे धीरे चंपा का नाम लेने लगे थे। जहां पहले लोग उसके नाम से भी कांपते थे, अब वही लोग मंदिर के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर फूल चढ़ाने लगे थे। मैंने तय किया था, अब जो बातें बरसों से दबाई गई थी उन्हें उजागर किया जाएगा, और मैंने वही किया। एक दोपहर मैं पंचायत भवन में पहुंचा। गांव वाले जमा थे, प्रधान, पटवारी, मास्टर साहब और कुछ बुजुर्ग। मैंने सबके सामने वो पुरानी फाइल रख दी। ये देखिए, मैंने कहा, जिस चंपा को हमने डायन कहा उसकी जांच कभी हुई ही नहीं, बस एक अफवाह पर उसे जला दिया गया। सबके चेहरों पर सन्नाटा था, कुछ आंखें झुकी थीं, कुछ सहमी हुई थीं। मैंने उनकी ओर देखा। उसकी आत्मा अब भी भटकती थी, क्योंकि हमने उसे इंसान मानने से इनकार कर दिया था। अब भी वक्त है, उसकी गलती नहीं, हमारी थी। मैंने चुपचाप वो डायरी फाइल के ऊपर रख दी। किसी ने विरोध नहीं किया। बस मास्टर जी ने धीरे से कहा, तो अब क्या करना होगा रामजन्म बाबू? मैंने जवाब दिया, एक सभा कीजिए, सरेआम उसकी हत्या के लिए माफी मांगिए और उसका नाम उस तालाब के पत्थर पर खुदवाइए जहां उसकी झोपड़ी थी, ताकि अगली पीढ़ी जाने कि एक निर्दोष औरत को हमने जला दिया था और अब कोई ऐसी गलती ना हो। फैसला सबने माना। अगले रविवार गांव भर में सभा हुई। उस तालाब के पास जहां चंपा की झोपड़ी हुआ करती थी, वहां एक पत्थर लगाया गया, पत्थर पर खुदवाया गया। यहां एक औरत रहती थी, चंपा, जो निर्दोष थी, जिसे हमने समझे बिना जला दिया। हम उसका अपराध स्वीकार करते हैं। मैंने वहां खड़े होकर देखा। हवा बहुत शांत थी उस दिन। सूरज भी बादलों से निकलकर कुछ पल के लिए ऊपर आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कहीं से मुस्कुराकर देखा हो। पर यह सुकून ज्यादा दिन तक नहीं रहा। अगले ही सप्ताह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली खबर आई, बाबूलाल सिंह का बेटा वीरेन रात के वक्त अचानक घर से गायब हो गया। कहाँ गया? रात में कुएं की तरफ निकला था। सुबह घर नहीं लौटा। दूसरे दिन कुएं के पास उसका जूता और मोबाइल मिला। लोग डर गए। तीसरे दिन गांव के ही एक बूढ़े ने बताया, मैंने रात में एक औरत को देखा, सफेद कपड़े में। वो किसी आदमी को घसीटते हुए ले जा रही थी। अब पंचायत फिर डगमगाने लगी। कुछ लोग कहने लगे, शायद चंपा ने माफ नहीं किया। मैं चुप रहा। मैं जानता था चंपा अब शांत है। तो फिर क्या था ये? मैंने उस रात खुद पहरा देने की ठानी। वही कुआं, वही पुराना रास्ता। रात के 2 बजे मैं अकेला वहां बैठा था। चारों ओर सन्नाटा, पर इस बार डर जैसा कुछ नहीं था। कुछ और था, एक बेचैनी, जैसे कोई पर्दा उठने वाला हो, और फिर जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो। पर आवाज इंसान की नहीं थी। वो अजीब थी, विकृत, जैसे कई आवाजें एक साथ चीख रही हों। मैं खड़ा हो गया, चारों ओर देखा, कुछ नहीं। पर तभी अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर टिकी। पेड़ की डाल पर कोई लटका हुआ था। मैं नजदीक गया। वहां वीरेन लटका हुआ था, बेहोश पर जिंदा। उसके गले में एक नीला धागा बंधा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा चंपा की भस्म के साथ मिला था। पर वो धागा अब जल रहा था, बिना आग के, धीरे धीरे जलता हुआ। मैंने उसे नीचे उतारा, थाने पहुंचाया। सुबह तक होश में आया तो बड़बड़ाने लगा। वो चंपा नहीं थी, वो कुछ और था, वो कुछ और था। मैंने उसका कंधा हिलाया। क्या देखा तूने? उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वो औरत, पर चेहरा नहीं था, बस एक छाया। उसने कहा, अब मैं चंपा नहीं हूं, मैं वो हूं जो सबका हिसाब रखती हूं। अब मुझे समझ आने लगा था, चंपा की आत्मा ने तो शांति पा ली थी, लेकिन जिस आग में उसे जलाया गया, उस आग ने कुछ और पैदा कर दिया था। एक छाया जो सिर्फ बदले के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के नाम पर सजा देने निकली थी। वो अब चंपा नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। एक ताकत जो उन सबको एक एक कर ढूंढेगी, जो कभी उसे झूठा समझे, जो चुप रहे, जो तमाशा देखे। और अब वो सबकी परछाई में थी। वीरेन के साथ जो हुआ, वो गांव की दीवारों में सरसराहट बनकर फैल गया। लोग दिन में मंदिरों में घंटे बजाने लगे और रात में दरवाजे के बाहर
नींबू लाल मिर्च लटकाने लगे। हर कोई डर गया था, लेकिन अब डर चंपा से नहीं था। अब डर उस चीज से था जो खुद इंसाफ बनकर गांव में घूम रही थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि चंपा की आत्मा तो मुक्त हो चुकी है, पर जो दर्द उसने भोगा, जो अन्याय उसने सहा, वो कहीं एक साया बनकर अब उन सब पर चिपक गया था जो उस वक्त चुप रहे थे। और अब वो साया किसी को नहीं बख्श रहा था। 3 दिन तक गांव शांत रहा। फिर चौथे दिन गांव के स्कूल मास्टर हरिनाथ मिश्रा, जो उस वक्त गांव के सबसे पढ़े लिखे आदमी माने जाते थे और जिनका नाम भी उस पुरानी फाइल में दर्ज था, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर मेरा खून तक जम गया। सुबह स्कूल नहीं खुले। बच्चों ने मास्टर जी को बुलाने भेजा, पर उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। आवाजें दी गईं, कोई जवाब नहीं। आखिर खिड़की तोड़ी गई। अंदर का नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था। मास्टर जी जमीन पर एक कोने में दुबके हुए थे। चेहरे पर डर की इतनी परतें थीं कि जैसे उन्होंने मौत को छू लिया हो। उनकी आंखें छत की तरफ टिकी थीं। लोगों ने जब छत की ओर देखा तो वहां सिर्फ एक पुराना लाल रंग का दुपट्टा टंगा था और दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, जो चुप था वो भी गुनहगार है। मैं वहां पहुंचा। मास्टर जी कांप रहे थे, पसीने से तरबतर। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने फटी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बस वहीं था उस रात, चुप था। लेकिन चुप तो था ना। फिर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उन्हें शांत किया और घर वालों को हिदायत दी कि उन्हें अकेला ना छोड़ें, पर मैं अब समझ गया था, ये साया उन सब के पीछे है जो उस रात मौजूद थे। चुप रहना अब सबसे बड़ा अपराध बन गया था। मैंने तुरंत थाने लौटकर वो पुरानी फाइल फिर खोली। उसमें 7 नाम थे। 2 अब तक शिकार हो चुके थे, रामलाल और वीरेन। तीसरा मास्टर मिश्रा बच तो गए, लेकिन अब जिंदा लाश बन चुके थे। बाकी बचे 4 नाम। मैंने उन्हें एक एक कर नोट किया। 1 मुंशी नाथूराम 2, शिवपाल साहू तो, रामदेव ठाकुर 4, बालकिशन चौबे। मैंने तय कर लिया, इन चारों को किसी तरह इकट्ठा करना होगा और जो कुछ भी सच है वो सबके सामने आना चाहिए। मैंने चौपाल पर एक बंद मीटिंग बुलाई, सभी को बुलाया। वो चारों आए, सहमे हुए, झुके हुए चेहरे लेकर। मैंने उनके सामने फाइल रखी। आप सब उस रात वहां थे जब चंपा को जलाया गया? किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर कहा, अब अगर आप सबने अपनी गलती स्वीकार नहीं की तो अगला निशाना कौन होगा? कहना मुश्किल है। शिवपाल उठकर बोला, हमने जो किया वो डर में किया। गांव में हड़कंप था। गांव के पुजारी ने कहा था कि चंपा अपशकुन है, हमने मान लिया। बालकिशन बोला, मैं उस दिन वहां नहीं था, मैं तो बीमार था। रामदेव ने कहा, मैं तो सिर्फ देखने गया था, कोई आग नहीं लगाई। नाथूराम चुप रहा। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम कुछ नहीं कहोगे नाथूराम? वो बहुत देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, मैंने मशाल पकड़ी थी। पूरा चौपाल सन्न रह गया। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मुझे लगा अगर मैं नहीं करूंगा तो अगला नंबर मेरा होगा। मुझे लगा अगर मैं साथ नहीं दूंगा तो गांव मुझे ही अलग कर देगा। मैंने कहा, अब गांव से नहीं, अपने अंदर के डर से लड़ने का वक्त है। तुम चारों सार्वजनिक माफी मांगो गांव के लोगों के सामने और मंदिर में जाकर प्रायश्चित करो। वो चारों चुपचाप सिर झुकाकर बाहर चले गए। अगले दिन सुबह गांव के मंदिर में सभा बुलाई गई। सैकड़ों लोग जमा हुए। वो चारों मंदिर के बाहर खड़े हुए, फूल लेकर सिर झुकाए। उन्होंने सबके सामने अपने गुनाह कबूल किए। मंदिर की घंटियां बजीं, भजन गूंजा और लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर वहां प्रार्थना की। सारा गांव जैसे हल्का हो गया, पर मेरे अंदर कुछ अब भी भारी था। उस रात मैं थाने में अकेला था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तू समझ रहा है ना कि सजा खत्म हो गई, पर यह तो बस शुरुआत है। मैंने घबराकर पूछा, कौन? पर लाइन कट गई। मैंने तुरंत बाहर झांका। थाने के सामने के खंभे पर एक लाल दुपट्टा उड़ रहा था और वहां कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, चुपचाप, बिल्कुल स्थिर। मैंने आंखें बंद की और महसूस किया सच सामने आ गया है, पर साया अब भी वही है। रात के उस खंभे पर उड़ता लाल दुपट्टा और उसके नीचे खड़ी वो परछाई, मैं जानता था वो अब चंपा नहीं थी, ना ही वो सिर्फ उन 7 लोगों की सजा बनकर आई थी। अब वो कुछ और बन चुकी थी। अब वो गांव की आत्मा में समा चुकी थी। मैंने फोन रखा, खंभे की तरफ देखा, पर अब वहां कुछ नहीं था।
सड़क सुनसान, हवा ठहरी हुई और आसमान पर बादल। लेकिन मेरे भीतर हलचल मच चुकी थी। जिस तरह एक बीमारी सिर्फ शरीर पर असर नहीं करती, वैसा ही कुछ गांव के साथ हो रहा था। अब डर लोगों के चेहरों पर नहीं, उनकी आदतों में उतरने लगा था। अगले ही दिन गांव के स्कूल में एक और अजीब घटना हुई। एक बच्चा, तीसरी कक्षा का, पढ़ाई के वक्त अचानक खड़ा होकर जोर से बोलने लगा। मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे मत जलाओ। टीचर घबरा गई, बच्चे कांपने लगे। बच्चे की मां को बुलाया गया, वो भी डरी हुई। जब बच्चे से पूछा गया कि ये उसने क्यों कहा, उसने जवाब दिया, रात को एक बाई आई थी, बोली सबको बता दूं कि चुप रहना भी पाप है। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे वो जागते हुए भी सपना देख रहा हो। ये सुनते ही मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अब ये बात सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रही जो गुनहगार थे, अब ये साया पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने लगा था। मैंने उसी दिन गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान ब्रजमोहन पांडे को बुलाया। उनकी उम्र करीब 95 साल थी, कमजोर शरीर लेकिन दिमाग अब भी तेज। मैंने पूछा, बाबा क्या पहले भी गांव में ऐसी कोई बात हुई थी? उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब कोई सच्चाई बहुत देर तक दबाई जाती है तो वो इंसान नहीं बनती, साया बन जाती है। चंपा के साथ जो हुआ वो बस एक आग नहीं थी, वो एक बीज था। अब उसकी जड़ें फैल गई हैं। अब ये सिर्फ बदला नहीं, अब ये परछाई बन गई है जो हर उस जगह जाएगी जहां अन्याय को नजरअंदाज किया गया। मैंने कहा, तो इसका अंत क्या है? उन्होंने कहा, अब अंत नहीं, सिर्फ समझौता है। हर पीढ़ी को सिखाना होगा कि चुप मत रहो। हर बच्चे को बताना होगा कि गलती करने वाला उतना ही दोषी है जितना देखने वाला। उस दिन के बाद मैंने स्कूल के मास्टर से कहा, एक क्लास रखो हर हफ्ते जहां बच्चों को सिखाओ कि डरकर चुप मत रहो। गांव के मंदिर में मैंने एक छोटी घंटी लगवाई जिसे हर वो इंसान बजा सकता था जिसे कभी किसी ने डराया हो, और तालाब के पास एक छोटा सा शिलालेख लगवाया। जो चुप था वो भी गुनहगार था, अब चुप मत रहो। लेकिन फिर भी रातें अब भी वैसी ही थीं। हर रात कुछ लोग सपने में चिल्लाते, मुझे मत जलाओ। कुछ औरतें कहती, घर में कोई साया घूमता है। आवाजें आती हैं। अब ये डर किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, ये डर एक विचार बन चुका था। एक शाम थाने में अकेले बैठा था। रात के करीब 10:30 बजे खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी दिखी, करीब 10 साल की, सफेद फ्रॉक में, सिर झुका हुआ। मैं बाहर निकला, पूछा, बिटिया कौन हो? उसने सिर उठाया। चेहरा बहुत शांत, मासूम, पर आंखें जैसे किसी उम्र दराज औरत की हों। उसने कहा, अब मैंने माफ कर दिया, लेकिन अगर फिर कभी किसी को बिना सुने जलाया गया तो मैं फिर आऊंगी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर वो मुड़ी और कोहरे में खो गई। मैंने उसी वक्त समझ लिया, ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अब यह एक चेतावनी है, एक सीख है जो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ चलेगी। गांव अब जाग गया है, पर परछाई वो कभी सोती नहीं। कहानी अब अपने अंतिम छोर की तरफ बढ़ रही थी। गांव जाग चुका था। लोग अब डर की जगह समझदारी से देखने लगे थे। माफिया मांगी जा चुकी थी। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जा रहा था कि चुप रहना भी पाप है। पर मेरे अंदर एक खटका अब भी बाकी था। कभी कभी शांति भी खामोशी नहीं देती, बल्कि बेचैनी बढ़ा देती है। और मुझे लगने लगा था कुछ है, कुछ बहुत जरूरी बात जो अब भी सामने नहीं आई। शायद ये कहानी सिर्फ चंपा की नहीं थी, शायद यह कहानी उस जमीन की थी, उस आग की जिसने चंपा को निगला। और अब वो आग, वो जमीन मुझसे कुछ कहना चाहती थी। एक शाम जब आसमान बादलों से ढंका था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, मैं अकेले तालाब के किनारे बैठा था। हवा में नमी थी और मिट्टी की महक फैली हुई थी। वहीं उस पत्थर पर बैठकर जिसे चंपा की स्मृति में रखा गया था, मैं खुद से बातें करने लगा। क्या अब तू वाकई जा चुकी है चंपा? क्या वो साया तुझसे जुड़ा था, या उस सिसकती आवाज से जो इस गांव में हर तीसरे घर में दबी हुई है? मैं यही सोच रहा था कि मेरे ठीक बगल में किसी के बैठने की आहट हुई। मैंने चौंक कर देखा, एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में नहीं, अब की बार एक गाढ़े नीले रंग की साड़ी में, बाल बंधे हुए, चेहरा साफ, शांत और आंखों में गहराई। चंपा, मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला। उसने सिर हिलाया। अब वो नाम मैं नहीं हूं, अवधेश। मैं स्तब्ध रह गया। उसने मेरी तरफ देखा। तू जानता है, ये सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो आग नहीं बुझाई जाती
जो मेरे साथ जली थी और आज भी किसी न किसी के मन में धधक रही है। मैंने धीरे से कहा, मैंने सब किया, माफिया, नाम की सफाई, मंदिर में घंटी, और क्या बचा है? उसने कहा, तू बचा है। मैं चौंका। मैं? उसने मेरी ओर देखा। तू जिसने देखा, सुना और फिर भी सोचता रहा कि तू बस गवाह था। तूने सबको बदल दिया पर खुद को छोड़ दिया। उसका चेहरा अब बदलने लगा था। वो अब वो औरत नहीं रही थी। अब वो एक प्रकाश बन रही थी, जैसे कोई पुराना ख्वाब, कोई पुराना सच। चंपा, मैंने कहा, मैं सिर्फ एक सिपाही था, मैं क्या कर सकता था? उसने कहा, सिर्फ एक सिपाही नहीं, तू वो आदमी था जिसने मेरी डायरी पढ़ी, जिसने मेरी बातों को जिंदा किया। अब तुझे भी वो करना होगा जो मैं नहीं कर सकी, सच को कहानियों में बदलना और उन कहानियों को हर गांव, हर शहर, हर पीढ़ी तक पहुंचाना। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो अब आत्मा नहीं थी, वो अब सिर्फ चंपा नहीं थी, वो अब हर औरत, हर इंसान थी जिसे कभी बिना सुने, बिना समझे मिटा दिया गया था। अगले पल वो गायब हो गई। हवा तेज चलने लगी और तालाब की सतह पर लहरें उठी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब शांति उतर आई थी। मैंने उसी दिन थाने में इस्तीफा लिखा। कारण पूछा गया तो मैंने बस एक लाइन लिखी, अब मेरी ड्यूटी कहानियां सुनाने की है। उस रात आखिरी बार मैं उसी पुराने रास्ते पर गया जहां संदूक मिला था, जहां साया दिखा था, जहां सब शुरू हुआ था। अब वहां कुछ नहीं था, न संदूक, न परछाई, न कोई आहट, बस एक टहनी जमीन पर पड़ी थी जिस पर नीले धागे बंधे थे और एक टूटी हुई चूड़ी। मैंने उन्हें उठाया, जेब में रखा और पहली बार बिना मुड़कर देखे वहां से लौट आया। अब मैं लिख रहा हूं कहानियां, सच्ची, कड़वी, जरूरी, उनकी जिनकी आवाज दबा दी गई थी। अब मैं थाने में नहीं, हर गांव, हर चौराहे, हर स्कूल में जाता हूं और हर बार एक ही कहानी कहता हूं। एक औरत थी, चंपा, जिसे बिना सुने जला दिया गया, पर उसकी आग आज भी जिंदा है ताकि कोई और चुप न रहे। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।